दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग एलिजाबेथन एज को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 4 साल पहले मैं एलिजाबेथन एज पर एक वीडियो बना चुका हूं और 2 साल पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। लेकिन दोस्तों उन वीडियोस के अंदर मैंने 10-10 मिनट की जानकारी दी है, मतलब आपको कुछ ऑथर्स के नाम बता दिए, उनके वर्क्स के नाम बता दिए और बस हो गया। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सोशल, कल्चरल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताऊंगा एलिजाबेथन एज का। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और ये वीडियो सभी के लिए काम की होगी। आप इसको एंड तक देखना। मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं अपनी इस कहानी को शुरू करता हूं क्वीन एलिजाबेथ से और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। एलिजाबेथ कौन सी डायनेस्टी से थी आपको पता है? ट्यूडर डायनेस्टी से। एक हिस्टोरियन थे जॉन गाय। उन्होंने कहा है कि जब तक इस डायनेस्टी ने एक्टिवली इंग्लैंड पर कंट्रोल किया, इंग्लैंड तब तक इकोनॉमिकली बहुत हेल्दी था, खास करके क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पर। इस टाइम पर इंग्लैंड में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई, जैसे कि ब्लैक डेथ, रेफॉर्मेशन, और हेनरी एट ने जब रेफॉर्मेशन के टाइम पर चर्च पर पूरा कंट्रोल कर लिया था। ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई। एलिजाबेथ से पहले अगर ट्यूडर डायनेस्टी में कोई मोनार्क सबसे फेमस है तो वो है हेनरी एट। हेनरी एट के बाद में एडवर्ड आया, फिर मैरी आई और उसके बाद में आती है एलिजाबेथ। इन सब में से अगर किसी को सबसे ज़्यादा इंग्लैंड में पीस मेंटेन करने का क्रेडिट दिया जाए तो सबसे पहले आएगी क्वीन एलिजाबेथ। और इनकी एज को इंग्लिश हिस्ट्री में गोल्डन एज भी कहा जाता है। ब्रिटेन के लिए एक सिंबल का यूज़ किया जाता है दोस्तों। एक फीमेल वॉरियर है, इसको ब्रिटानिया कहा जाता है। ये अपने हाथ में कुछ हथियार लेकर, सिर पर इसने हेलमेट पहन रखा है। दोस्तों ये जो है ना, इसको कहा जाता है ब्रिटानिया, और ये ब्रिटेन की नेशनल आइडेंटिटी है। और तो और वहाँ का एक पैट्रियोटिक सॉन्ग भी है ब्रिटेन का, रूल ब्रिटानिया। मतलब ये एक सॉन्ग भी है, पोएम भी है, जिसको लिखा था फेमस स्कॉटिश पोएट जेम्स थॉमसन ने। और दोस्तों फर्स्ट टाइम ये ब्रिटानिया नाम इंग्लैंड के लिए 1572 में यूज़ किया गया था। ये चीज़ ये दिखाती है कि इस टाइम पर इंग्लैंड के लोग अपनी नेशनल प्राइड को लेकर कितना सीरियस थे। और इसी टाइम पर ये इंटरनेशनल एक्सपेंशन में भी लगे हुए थे दोस्तों, मतलब कॉलोनीज बसा रहे थे जगह जगह जाकर, नए देशों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस वक्त इंग्लैंड वालों के लिए प्रॉब्लम बढ़ गई थी। जब क्वीन एलिजाबेथ नई नई क्वीन बनी थी तो उस वक्त इंग्लैंड में कैथोलिसिज्म खत्म हो गया था। मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद इंग्लैंड में कैथोलिसिज्म खत्म हो गया। और दूसरी चीज़ क्या आती है, ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पर स्पेन का राजा था फिलिप, उसने एलिजाबेथ को प्रपोजल भेजा था शादी के लिए, तो एलिजाबेथ ने मना कर दिया था। उसकी वजह से स्पेन इससे नाराज़ हो गया इंग्लैंड से। और ऐसा भी कहा जाता है कि इंग्लैंड काफ़ी पहले से स्पेन का अलायंस था और एलिजाबेथ के आते ही ये अलायंस टूट गई। उस टाइम स्पेन का राजा था फिलिप सेकंड। उसने प्रपोजल भेजा था, एलिजाबेथ ने रिजेक्ट कर दिया। और स्पेन के हाथों में पावर बहुत थी उस टाइम पर। उसने अटैक कर दिया इंग्लिश चैनल पर, जिसको स्पेनिश अर्माडा बोला जाता है। मैंने पहले भी वीडियोस में जिक्र किया है, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। ये अर्माडा फेल हो गया था। अब जिन भी रीजंस की वजह से फेल हो गया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त शायद स्पेन ने ढंग से तैयारी नहीं की थी। हालांकि इस एज में एलिजाबेथ के पास में मिलिट्री नहीं थी। एलिजाबेथ के पास में भी कोई खास मिलिट्री नहीं थी, इतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन जितना हो सका इन्होंने अपनी एज में पीस मेंटेन करने के लिए लड़ाइयाँ जितना हो सका अवॉइड की। और इसी टाइम पर कहा जाता है कि इंग्लैंड को अपनी नेवी की ताकत का पता चला था। हेनरी एट ने अपने टाइम पर रॉयल नेवी को लॉन्च किया था, लेकिन उनके बेटे एडवर्ड ने और मैरी ने इसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। लेकिन दोस्तों एलिजाबेथ ने इसकी स्ट्रेंथ पहचानी और उस टाइम पर एलिजाबेथ का नेवी कमांडर था जॉन हॉकिंस। जॉन हॉकिंस के लिए ऐसा कहा जाता है कि स्लेव ट्रेड में इस बंदे का बड़ा नाम है और स्पेनिश अर्माडा को इसी ने खदेड़ा था। कैसे खदेड़ा था? इसने इंग्लिश नेवी को फिर से डिज़ाइन किया, ऐसे शिप्स बनाए जो स्पीड में चल सके, तेज चल सके और ज़्यादा चल सके। जॉन हॉकिंस के अलावा और भी कमांडर्स थे जो इस काम में शामिल थे दोस्तों, और इन सबको सी डॉग्स कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एलिजाबेथ इनके जरिए रेड्स डलवाती थी, जो भी इंग्लैंड के दुश्मन हो खाट खड़ी करवाती थी। इन सी डॉग्स ने बड़ा सपोर्ट किया था। कैसे? देखो, एलिजाबेथ को उस टाइम पर स्पेन के जो शिप्स आते थे जिनमें गोल्ड और सिल्वर भरा रहता था, जो अपनी कॉलोनीज से लूट लूट कर लाते थे, तो उन शिप्स पर ये रेड डलवाती थी। और ये काम कौन करता था? इनके सी डॉग्स। और दोस्तों इनके अमीर होने की दूसरी वजह थी स्लेवरी। इंग्लैंड इसी टाइम पर पैसे वाला बना था। एलिजाबेथ को इंग्लैंड कोई खजाने के रूप में भरा पूरा नहीं मिला था।
इस टाइम पर लंदन का स्टॉक मार्केट भी इस्टेब्लिश हुआ था जिसका नाम था रॉयल एक्सचेंज। अब आप समझ सकते हो कि इसको गोल्डन एज क्यों कहा जाता है। पैसा रहेगा तो शांति रहेगी, और शांति रहेगी तो लिटरेचर फलेगा फूलेगा। दोस्तों शांति कितनी भी थी लेकिन ये सतह पर थी, अंदर क्या चल रहा था मैं आपको बताता हूँ। एलिजाबेथ पर उस टाइम पर खतरा बहुत था, मतलब उस टाइम पर एलिजाबेथ को मारने की साजिशें चल रही थी। जैसे कई लोगों ने कोशिश भी की थी। एक बंदे का नाम था रॉबर्टो रेडोल्फी। ये एक बैंकर था जिसने एलिजाबेथ को असैसिनेट करने की कोशिश की थी, जिसको रेडोल्फी प्लॉट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जो भी कैथोलिक्स एलिजाबेथ को मारना चाहते थे, एलिजाबेथ प्रोटेस्टेंट थी, इनको मारकर मैरी को इंग्लिश थ्रोन पर बैठाना चाहते थे। एक थ्रॉकमॉर्टन नाम के आदमी ने भी एलिजाबेथ को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी फेल हो गया। इन सब प्लॉट्स का रीज़न था एलिजाबेथ प्रोटेस्टेंट थी और वो लोग चाहते थे कि इंग्लैंड में फिर से रोमन कैथोलिक्स आ जाए, रोमन कैथोलिक्स का राज आ जाए। लेकिन इनमें से एक भी एलिजाबेथ को मार नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इनके जो सेक्रेटरी थे ना दोस्तों एलिजाबेथ के, फ्रांसिस वालसिंघम, वो उन स्मार्टेस्ट लोगों में से थे जिनको स्पाई मास्टर कहा जाता था। और एलिजाबेथ ने अपने डबल एजेंट्स भी छोड़ रखे थे, खुफिया से खुफिया जानकारी निकाल कर लाने वाले दूसरे देशों से। और एक एक्ट आया था उस टाइम पर दोस्तों, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी कहा जाता है जिसके तहत ऐसा कहा गया कि एलिजाबेथ इंग्लैंड के चर्च की सुप्रीम गवर्नर होंगी। दोस्तों ये सेटलमेंट करने की कोशिश की थी उस टाइम पर। इसको एलिजाबेथ का रिलीजियस सेटलमेंट भी कहा जाता है, लेकिन ये सेटलमेंट फेल हो गया था क्योंकि उस वक्त लोगों की थिंकिंग ये थी कि एक औरत कैसे चर्च पर रूल कर सकती है, एक औरत कैसे चर्च की गवर्नर हो सकती है। इस एक्ट से लोग भड़क गए और प्लॉट्स बने एलिजाबेथ को मारने के। अब दोस्तों ये तो हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हम चलते हैं थोड़ा सा लिटरेचर की तरफ। एक आदमी था जॉन फ्लैरियो। इस बंदे की लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ थी, उस टाइम का फेमस लैंग्वेज कहा जाता है इसको, और उस वक्त का सबसे इंपॉर्टेंट रेनेसां ह्यूमनिस्ट कहा जाता है इसको। इसने इंग्लिश लैंग्वेज को 1149 वर्ड्स दिए। मतलब ये बंदा चौसर और शेक्सपियर के बाद में तीसरे नंबर पर था। और फादर ऑफ एसेज थे ना जो दोस्तों, मिशेल डी मॉन्टेने, उनके वर्क्स को भी फर्स्ट टाइम इसी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। इटालियन लिटरेचर से प्रभावित था क्योंकि इसके फादर भी इटालियन थे, और इटालियन प्रोज राइटर थे बोकाशियो, उनके वर्क्स को भी इसने ट्रांसलेट किया था। और इसी बंदे ने फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव इटालियन इंग्लिश डिक्शनरी भी लिखी थी। मतलब इटली और इंग्लिश लैंग्वेज को मिक्स करके एक डिक्शनरी लिखी थी, और इसकी डिक्शनरी से पहले विलियम थॉमसन की डिक्शनरी चलती थी। तो कहने का मतलब यह है कि इटालियन लैंग्वेज को इंग्लिश में लाने का सबसे बड़ा क्रेडिट दिया जाता है जॉन फ्लैरियो को, क्योंकि इसका नाम आपको याद रखने की जरूरत है। अब क्यों याद रखने की जरूरत है? बैन जॉनसन के ये अच्छे फ्रेंड थे, और बैन जॉनसन इनको लविंग फादर कहकर बुलाते थे। शेक्सपियर ने भी जॉन फ्लैरियो से बहुत कुछ उधार लिया था दोस्तों। तो मैंने लिटरेचर वाला पार्ट इन्हीं से क्यों शुरू किया? क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं कि पोएट्री हो या ड्रामा, एलिजाबेथन लिटरेचर के अंदर सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस था इस पर इटालियन लिटरेचर का। मतलब इटली से ही लिटरेचर ट्रांसलेट होकर यहाँ पर आया था। जो ग्रीक और रोमन लिटरेचर था वो ट्रांसलेट होकर इटली से ही इंग्लिश लोगों के पास में आया था। तो जॉन फ्लैरियो का नाम आपको याद रखना है। तो अभी तक ट्रांसलेशंस चल रहे थे। जब सारे लोग ट्रांसलेशंस करने में लगे हुए थे, तो इस एज में पहली सनसनी किसी ने मचाई थी, तो वो थे जॉन लिली। जॉन लिली अपनी एज के सबसे पहले सक्सेसफुल और फैशनेबल इंग्लिश प्लेराइट थे। उन्होंने अपने शुरुआती करियर में 2 इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे। पहला था यूफियस एन एनाटॉमी ऑफ विट, और दूसरा था यूफियस एंड हिज इंग्लैंड। तो 2 शुरुआती वर्क्स ने तहलका मचा दिया। इनके पब्लिशर्स खुद इनकी तारीफ करते थे। फिर इनको कॉपी करने वाले भी आ गए मार्केट में। जैसे एक ऑथर थे बार्नबे रिच, रॉबर्ट ग्रीन ने भी मैनाफन के लिए और थॉमस लॉज ने रोसलिंड के लिए मटेरियल जॉन लिली से उधार लिया था। तो कह सकते हैं कि अपने एज के सबसे फेमस ड्रामेटिस्ट में से एक थे और सबसे पहले सक्सेसफुल ड्रामेटिस्ट थे। उस टाइम पर इनका एक रॉयल फ्रेंड बन गया था दोस्तों, एडवर्ड डी वेरे। उसकी पार्टनेज मैंने आपको बताया था क्या होता है, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने लग जाता है कुछ रॉयल फ्रेंड्स से, ठीक है ना। उसकी पार्टनेज की वजह से लिली को एक्सेस मिली रॉयल कोर्ट में। उस टाइम पर ब्लैक फ्रायर्स नाम का प्ले हाउस चलता था, बहुत फेमस प्ले हाउस था। तो इस फ्रेंड की मदद से, रॉयल फ्रेंड की मदद से
उस प्ले हाउस की लीज मिल गई लिली को। तो लिली ने अपने जो फर्स्ट 2 ड्रामास थे, एक था कैंपस पे और दूसरा था सफो एंड पाओ, तो दोनों को यहीं पर परफॉर्म करवाया था। तो पहले तो इन वर्क्स को ब्लैक फ्रायर्स प्ले हाउस में परफॉर्म करवाया गया, फिर बाद में एलिजाबेथ के सामने परफॉर्म करवाया गया। इनकी कंपनी का नाम था चिल्ड्रन एंड द चैपल। यहीं से लिली का करियर चढ़ने लगा, लेकिन बाद में लिली की किस्मत ऐसी खराब हुई कि इनको गरीबी में मरना पड़ा दोस्तों। इनकी जो डेथ हुई थी बहुत गरीबी में हुई थी दोस्तों। लिली के अलावा जो सबसे पहले ड्रामेटिस्ट थे इस एज के, वो थे थॉमस नैश। थॉमस नैश उस टाइम पर पैम्पलेट और सटायर्स लिखते थे दोस्तों। इनका सबसे फेमस वर्क था द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, आपने नाम सुना होगा। नैश ने अपने स्टार्टिंग करियर में फिलिप सिडनी की एस्ट्रोफेल और स्टेला जो पोएम थी उसमें सपोर्ट किया था, लेकिन असली ऑथराइज्ड वर्जन में नैश के वर्क को बाहर निकाल दिया गया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन दोस्तों उस वक्त पैम्पलेट्स लिखने की वजह से इन लोगों को बड़ी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा उस वक्त। उस कंट्रोवर्सी को मार्पलेट कंट्रोवर्सी कहा जाता है। मार्पलेट कंट्रोवर्सी का नाम आप लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये लोग अनोनिमसली मार्टिन मार्पलेट के नाम से पैम्पलेट्स लिखते थे, जिसमें ये एंग्लिकन चर्च के लोगों का मजाक उड़ाते थे कि देखो इंग्लिश चर्चेज में कितना करप्शन है, सड़क छाप लैंग्वेज का यूज करके एकदम अजीब तरीके से। तो इसमें 3 लोग शामिल थे, जॉन लिली, थॉमस नैश और ग्रीन। तो ये लोग क्या करते थे, मार्टिन मार्पलेट के नाम से पैम्पलेट को छाप देते थे, इसलिए शायद इन लोगों का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब इन दोनों के अलावा जॉर्ज पुटनहम इस वक्त के लिटरेरी क्रिटिक थे, जिन्होंने आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएट्री को लिखा है। एक और बंदा था जिसने पोएट्री के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए थे दोस्तों। इस बंदे ने लैंग्वेज को सिविलाइज करने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को सिविलाइज करने के लिए एक ख्वाब देखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज को बाकी यूरोपियन लैंग्वेज के बराबर रैंक तक पहुंचा दूं। इसका नाम था थॉमस पाइट। और जरिया क्या था, इटालियन लिटरेचर। हाँ जी, इटालियन लिटरेचर को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। इटली के सबसे बड़े पोएट पेट्रार्क को ट्रांसलेट करने लगे। पेट्रार्क की सोनेट्स होती थी 14 लाइनों की शॉर्ट पोएम्स। तो सब्जेक्ट मैटर उनकी पोएम्स से उठाया, उनकी पोएम्स को ट्रांसलेट किया। कुछ पोएम्स खुद की भी थी इसमें, लेकिन राइम स्कीम को चेंज कर दिया। उसमें ऑक्टेव सेस्टेट होता था, लेकिन इन्होंने अपनी सोनेट्स के अंदर कपलेट को भी ऐड किया। तो ये एक काम हो गया। दूसरा काम क्या किया, स्टेंजा की फॉर्म्स में एक्सपेरिमेंट्स करके, मतलब एक नए टाइप का मीटर इंट्रोड्यूस किया दोस्तों इन्होंने, पोल्टर्स मेजर। ये 12 से 14 सिलेबल्स होते थे इसके अंदर। दोस्तों इसको लिख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आयम्बिक टेट्रामीटर का तो मास्टर कहा जाता था थॉमस पाइट को। इनकी पोएट्री क्लासिक और इटालियन मॉडल का रिफ्लेक्शन होती थी। भले ही इनकी पोएट्री बहुत छोटी होती थी, लेकिन नंबर्स में बहुत ज़्यादा होती थी। तो इनकी 96 लव पोएम्स को इनकी मौत के बाद 1557 में पब्लिश करवाया गया, 1557 में। और उस कलेक्शन का नाम था टोटल्स मिसेलेनी। मैंने पहले भी आपको टोटल्स मिसेलेनी के बारे में बताया है। पोएम्स तो इनकी थी, लेकिन नाम टोटल्स मिसेलेनी क्यों दिया था, क्योंकि इस वर्क के पब्लिशर के नाम पर इस वर्क का नाम पड़ा था। रिचर्ड टोटल के नाम पर इसका वर्क नाम पड़ा था। इनके अलावा हेनरी हॉवर्ड, जिन्हें अर्ल ऑफ सरे भी कहा जाता है, उन्होंने भी इस पेट्रार्कन मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। हाँ दोस्तों, जो भी पेट्रार्क को ट्रांसलेट करने में लगे हुए थे, उन्हें पेट्रार्कन मूवमेंट का पार्ट माना जाता था। अर्ल ऑफ सरी के बारे में बताता हूँ। अर्ल ऑफ सरी पहला इंग्लिश पोएट था जिसने वर्जिल के वर्क एनियड को ट्रांसलेट किया था ब्लैंक वर्ड्स में, यानी कि आयम्बिक पेंटामीटर का यूज करके। इन्होंने जब वर्जिल की 2nd और 4th बुक को ट्रांसलेट किया था, तब ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया था दोस्तों। बाकी पेट्रार्क को ट्रांसलेट करने की वजह से इन दोनों को, थॉमस वाइट को और अर्ल ऑफ सरी को, फादर्स ऑफ इंग्लिश सोनेट्स कहा जाता है। और अर्ल ऑफ सरी को तो इंग्लिश पेट्रार्क भी कहें तो गलत नहीं होगा। इन दोनों के अलावा एडमंड स्पेंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट थे दोस्तों इस एज के। इनके बारे में मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर, लेकिन मैं आज वही डिस्कस करूँगा जो मैंने पहले डिस्कस नहीं किया है। इनका फर्स्ट मेजर वर्क था शेफियर्ड्स कैलेंडर। कैरियर की शुरुआत में इस वर्क को लिखकर एडमंड स्पेंसर ने वर्जिल की बराबरी करने की कोशिश की थी दोस्तों। वर्जिल का एक फेमस वर्क था एक्लॉग्स, जिसको वर्जिल ने 10 पार्ट्स में लिखा है। वैसे ही सेम टू सेम एडमंड स्पेंसर ने भी अपना शेफियर्ड्स कैलेंडर 12 पार्ट्स में लिखा है, साल के एक महीने के लिए। तो वर्जिल से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। फिर इन्होंने लिखा अपना मास्टरपीस फेयरी क्वीन। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा कहा जा सकता है कि क्वीन एलिजाबेथ को प्लीज़ करने की कोशिश की थी इन्होंने, मतलब खुश करने की कोशिश की थी। लेकिन ये दोनों ही पोएम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इनके अलावा शॉर्ट पोएम्स भी लिखी थी, इंक्लूडिंग सॉनेट्स। सॉनेट्स ज़रूर लिखी थी, सॉनेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके सॉनेट्स के कलेक्शन को एक नाम दिया गया था अमोरिटी, जिसमें इनकी 84 सॉनेट्स, 84 सॉनेट्स शामिल थी, जिसमें हमें दिखता है कि ये कैसे एलिजाबेथ बॉयल को कोट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका नाम ज़रूर नोट कर लेना, एलिजाबेथ बॉयल को कोट करने की कोशिश करते हैं। और इस कलेक्शन को छापा था उस टाइम के फेमस पब्लिशर विलियम पॉन्सनबी ने। इस पब्लिशर ने उस टाइम पर फिलिप सिडनी के वर्क्स को भी छापा था, और एलिजाबेथन टाइम्स के लीडिंग लिटरेरी फिगर्स थे ना जो, उन सब के वर्क्स को इसने छापा था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिशर है उस वक्त का, तो आप इसका नाम नोट कर लो। आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि इस बंदे ने क्या क्या छापा था। फेरी क्वीन, शेफियर्ड्स कैलेंडर, आर्केडिया, डिफेंस ऑफ पॉइजी, एस्टोफेल और स्टेला, ये सारे वर्क्स इसी ने छापे थे। और इसके अलावा जॉर्ज चैपमैन का शैडो ऑफ नाइट, सब कुछ इसी बंदे ने पब्लिश किया था। तो नाम याद कर लो, पूछा जा सकता है कि कौन सा वर्क किस पब्लिशर ने छापा। बाकी इन पोएम्स के अलावा आपको स्पेंसरियन स्टेंजा एडमंड स्पेंसर में इंपॉर्टेंटली पढ़ने हैं। स्पेंसरियन स्टेंजास पर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, स्पेंसर क्लासिकल लिटरेचर को अच्छे खासे पढ़कर बैठे थे। स्कॉलर्स ऐसा बोलते थे कि पोइट्री की लैंग्वेज पढ़कर, स्पेंसर की पोइट्री की लैंग्वेज पढ़कर ऐसा लगता है कि एक क्लास फॉलो करते थे स्पेंसर, क्योंकि उन्होंने वर्जिल और ओविड के लेवल पर जाने की कोशिश की थी। लैंग्वेज भी ऐसी पुरानी यूज़ करते थे। क्वीन एलिजाबेथ के तो भक्त थे एक तरीके से, और कैथोलिक चर्चों के करप्शन को अपनी आंखों से इन्होंने देखा था। ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे कि कैसे हमारी क्वीन के लिए, क्वीन के खिलाफ इस तरीके के प्लॉट्स बनाए जा रहे हैं उनको मारने के लिए। कि इनको चार्ल्स लैम्ब ने पॉइट्स पॉइट बोला था, और अलेक्जेंडर पोप ने इनके लिए ऐसा बोला था कि स्पेंसर एक ऐसी मिस्ट्रेस की तरह है जिसके फॉल्ट्स भले ही हमें दिखते हो, लेकिन हम उसे उसके फॉल्ट्स के साथ ही अपनाना पसंद करेंगे, प्यार करते हैं। जॉन मिल्टन ने भी अपने वर्क एरियोपेजेटिका में स्पेंसर को एक सेज और सीरियस पॉइट बोला था, और स्पेंसर को स्कॉट से बेटर टीचर भी बोला था मिल्टन। दोस्तों, फिलिप सिडनी के लाइफ टाइम में इनका कोई भी वर्क पब्लिश नहीं हुआ था। सोनेट्स में इन्होंने ट्राई तो किया था, 108 लव सोनेट्स लिखी थी, फिर वही पेट्रार्क से सीखकर इन्होंने भी वही सोनेट्स को लिखा। शेक्सपियर के बाद सबसे ग्रेट सोनेटर कहा जाता है इनको उस एज का। इन्होंने अपनी इन सोनेट्स को अपनी मिस्ट्रेस लेडी पेनेलोपे रिच के लिए लिखा था। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एडमंड स्पेंसर ने अपनी पोएम शेफियर्ड्स कैलेंडर को सिडनी को डेडिकेट किया है। से अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर टाइम इन्होंने मिलिट्री में निकाला था। एलिजाबेथ के स्पाई मास्टर के बारे में मैंने आपको बताया था, फ्रांसिस वालसिंगम, खुफिया जासूस। सिडनी के फादर इन लॉ थे वो। वैसे मैं आपको बता दूं, एडमंड स्पेंसर से पहले ही सिडनी की डेथ हो गई थी, तो सिडनी की डेथ पर एक पास्टरल एलिजी लिखी थी एडमंड स्पेंसर ने, एस्ट्रोफल नाम की। उसमें भी पब्लिशर कौन था? विलियम पॉन्सनबी, मैंने आपको बताया था, आप नाम नोट कर लो। और सिडनी की बायोग्राफी लिखी थी फल्की ग्रेवल ने, जो कि स्कूल टाइम से सिडनी का दोस्त था। सिडनी ने क्वीन एलिजाबेथ के लिए एक 1 एक्ट प्ले भी लिखा था दोस्तों, द लेडी ऑफ मे नाम का। दोस्तों, सबसे कम फेमस वर्क है सिडनी का ये। बाकी इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ एक वीडियो में, लेकिन दोस्तों इनके काफ़ी सारे वर्क्स लिखे गए थे म्यूज़िक में सेट करने के लिए। वैसे आप में से कितने लोगों को पता है कि क्वीन एलिजाबेथ खुद भी एक पोएट थी, अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। ऑन मसीहस डिपार्चर नाम की एक छोटी सी पोएट्री है जिसे कभी पब्लिश नहीं करवाया गया, लेकिन बाद में जब इसकी मैन्युस्क्रिप्ट मिली तो लोगों ने ये मान लिया कि एलिजाबेथ ने खुद ने इस पोएम को लिखा था, क्योंकि वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। और इसके अलावा एक इनकी कज़न थी मैरी, क्वीन ऑफ स्कॉट्स, उनके लिए भी एक पोएम लिखी थी, द डाउट ऑफ फ्यूचर फोज नाम से। एलिजाबेथ भी अपने आप में पोएटेस थी, लेकिन उनके वर्क्स को पब्लिश नहीं करवाया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। उस टाइम पर पोएट्री में एक टर्म चलती थी दोस्तों, उस टर्म को आप नोट कर लो, सिल्वर पोएट्स। इसमें कौन कौन शामिल थे सिल्वर पोएट्स में? सर थॉमस वाइट, अर्ल ऑफ सरे, वाल्टर रॉली, फिलिप सिडनी और मैरी हर्बर्ट, जो कि सिडनी की खुद की बहन थी, माइकल डेटन और जॉन डेविल। इन लोगों को सिल्वर पोएट्स कहा जाता है। इस टर्म को आप याद रखना। तो इनमें से ये जो रॉली थे दोस्तों, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेन टाइप की पोएट्री लिखते थे, लेकिन इनका मेन काम पोएट्री लिखना नहीं था। कैरियर के एंड में इनको जेल में भी डाल दिया गया था, और उस वक्त इन्होंने पोएट्री लिखी थी। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने उस वक्त क्रिस्टोफर मार्लो की फेमस पोएम थी द पैशनेट शेपर्ड टू हिज लव, आपको याद होगी वो फेमस पोएम जो थी, उसके रेस्पॉन्स में एक पोएम लिखी थी, द निम्स रिप्लाई टू द शेपर्ड। सो वाल्टर रॉली ने इंग्लैंड में स्पेनिश आर्माडा से लड़ने में बहुत हेल्प की थी, लेकिन इनको इनकी लाइफ के एंड में जेल में डाल दिया गया और इनकी गर्दन काट के इनकी जान ले ली गई।
पोएट्स के बारे में तो मैं आपको खूब बता चुका हूँ, लेकिन इस टाइम के फेमस एक म्यूजिशियन भी थे जो बराबर रैंक रखते थे म्यूजिक के अंदर ही सही, थॉमस कैंपियन। पोएट्री और म्यूजिक की बात बहुत हो गई, अब हम बात करते हैं थिएटर की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंग्लैंड में सबसे पहला परमानेंट इंग्लिश थिएटर कौन सा था, आपको पता है? रेड लायन। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे द थिएटर का नाम क्यों नहीं लिया। दोस्तों द थिएटर फेमस तो है, लेकिन पहला जो थिएटर खुला था इंग्लैंड में रेड लायन था 1567 में। कुछ लोग आपको द थिएटर बताएंगे, लेकिन दोस्तों वो पहला सक्सेसफुल थिएटर था जो 1576 में खुला था। रेड लायन सबसे पहला थिएटर था। अब थिएटर में इतना इंटरेस्ट भी इंग्लैंड वालों को इटालियन रेनेसां से ही आया था। मैंने आपको बताया था इटालियन लिटरेचर का बहुत रोल था। उस टाइम पर एंशिएंट ग्रीक और रोमन थिएटर की रीडिस्कवरी की गई इटली में। मतलब ड्रामा तो इंग्लैंड में पहले से चल रहे थे, लेकिन मिस्ट्री और मिरेकल टाइप के प्लेस जो थे, मॉरलिटी प्ले, जो मिडिल एजेस से चलते आए थे, इटालियंस ने क्या किया, पुराने जो ग्रीक और रोमन ड्रामास थे उनको रीडिस्कवर किया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली दो प्ले राइट से, एक थे सेनेका जो कि एंशिएंट रोमन टाइम के ग्रेट ट्रेजिक प्ले राइट थे, और दूसरे थे प्लॉटस जो कॉमिक प्ले राइट थे। तो इन दोनों प्ले राइट से इंस्पिरेशन ली इटली वालों ने, और इटली वालों से इंस्पिरेशन ली अंग्रेजों ने, इंग्लिश लोगों ने। ये लोग इटालियन मॉडल को जानने के लिए, समझने के लिए डेस्परेटली बहुत इंटरेस्टेड थे। इवन उस टाइम पर इटालियन एक्टर्स की एक कम्युनिटी लंदन में आकर सेटल हो गई थी। दोस्तों मैंने आपको बताया था जॉन फेरेरियो के बारे में, चॉसर और शेक्सपियर के बाद में सबसे बड़ा लैंग्वेज जिसने इंग्लिश लैंग्वेज में इतने सारे वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया, 1100 से ज़्यादा वर्ड्स को, उसने इटालियन लैंग्वेज को इंग्लिश में ला दिया अपने डिक्शनरी के जरिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्ले था दोस्तों गॉर्बोडक। इसके बारे में काफ़ी लोगों ने आपको बताया, मैंने भी बताया इवन, जिसे थॉमस सैकवेल और थॉमस नॉर्टन ने मिलकर लिखा था। इस गॉर्बोडक का एक और टाइटल है फेरेक्स एंड पॉरेक्स, वो आपको ध्यान में रखना है। ये प्ले उस टाइम पर फेमस क्यों हो गया, क्या कारण रहे कि ये फेमस हो गया? सबसे पहला रीजन तो ये था कि ये पहला वर्ड्स ड्रामा था जिसने इंग्लिश लैंग्वेज में ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया था। ये पहला वर्ड्स ड्रामा था इंग्लिश लैंग्वेज में जिसमें ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया गया था। दूसरा, इसमें पॉलिटिकल सब्जेक्ट मैटर को यूज़ किया गया था। मतलब गद्दी के लिए डिस्प्यूट जो उस टाइम पर चल ही रहा था, एलिजाबेथन टाइम्स का बड़ा टची एरिया था, इसलिए ये गॉर्बोडक फेमस हो गया। ये पहला इंपॉर्टेंट ड्रामा था। इसके अलावा थॉमस किड की रिवेंज ट्रेजेडी, जिसे स्पेनिश ट्रेजेडी भी कहा जाता है दोस्तों। रिवेंज ट्रेजेडी इसका नाम बाद में पड़ा था, ध्यान देना, शुरू से इसका नाम रिवेंज ट्रेजेडी नहीं था, इसका नाम था स्पेनिश ट्रेजेडी। बाद में आपको पता होना चाहिए कि इस टर्म का यूज़ एशले हॉरेस थॉर्नडाइक ने किया था, जो एक अमेरिकन एजुकेटर थे। 1902-3 के आसपास इस टर्म का यूज़ किया था। शेक्सपियर और दूसरे एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट पर बहुत अच्छी रिसर्च करके बैठे थे ये। तो इन्होंने ये रिवेंज ट्रेजेडी टर्म का यूज़ किया था, दुनिया के सामने रखा इस टर्म को, कि है ना, उस वक्त एलिजाबेथन थिएटर के अंदर एक नई स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया था स्पेनिश ट्रेजेडी के जरिए थॉमस किड ने। और इन्होंने कौन सा आर्टिकल लिखा था ये भी ध्यान में रख लो, रिलेशन ऑफ हैमलेट टू कंटेम्प्रेरी रिवेंज प्लेस। ठीक है, इस आर्टिकल के अंदर इन्होंने रिवेंज ट्रेजेडी के बारे में बताया। अब जब रिवेंज ट्रेजेडी की बात छिड़ी गई है तो मैं आपको कुछ काम की बात बता देता हूँ। वैसे तो लोग शेक्सपियर के हैमलेट को एक रिवेंज ट्रेजेडी बोलते हैं दोस्तों, लेकिन सही मायने में आप उनका प्ले टाइटस एंड्रोनिकस पढ़ोगे ना, तो वो आपको असली रिवेंज ट्रेजेडी लगेगी। उसमें 14 हत्याएं की गई है। और टी.एस. एलियट ने भी ऐसा बोला था कि हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स नाम का एक वर्क लिखा था, उसमें कहा था कि लगता ही नहीं है हैमलेट पढ़कर कि हैमलेट अपने बाप का बदला लेने के लिए उतावला है, कि हैमलेट को पढ़कर ऐसा लगता है कि अभी तक उसको ये बात हजम नहीं हो रही है कि उसकी माँ ने उसकी चाचा से इतनी जल्दी शादी कैसे कर ली, बजाय कि वो अपने बाप की मौत का बदला ले। तो इसलिए हैमलेट को एक आर्टिस्टिक फेलियर बोला था। काफ़ी सारे रीजंस बताए मैंने उस वाली वीडियो में। तो रिवेंज ट्रेजेडी की थीम को इंट्रोड्यूस करना एक रेवोल्यूशन था इंग्लिश थिएटर में, क्योंकि इसके बाद शेक्सपियर, जॉनसन, मार्लो, इन सब ने इस थीम का यूज़ किया। अब दोस्तों मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया, इन सारे मर्दों के बीच में एक वुमेन का नाम भी नोट कर लो, जो एक ट्रांसलेटर थी, जेन लम्बलर। इनको अक्सर जोआना के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, क्लासिकल एथेंस के एक फेमस ट्रेजेडियन थे यूरिपिडीज, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था। उनके एक वर्क इफिजीनिया इन ऑलिस को
इस वर्क को दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में एक वुमेन का लिखा हुआ फर्स्ट ड्रामेटिक वर्क माना जाता है। देखो दोस्तों, शेक्सपियर, मार्लो, जॉनसन के बारे में मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं, तो मैं कुछ भी रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ वही बताऊंगा जो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है। मैं बेन जॉनसन के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं। वैसे तो जॉनसन अपनी कॉमेडीज के लिए बहुत ही फेमस है, लेकिन इन्होंने 2 ट्रेजेडीज के अंदर भी हाथ आजमाया था। एक ट्रेजेडी थी सेजोनस हिज फॉल, जिसे ग्लोब थिएटर में परफॉर्म करवाया गया था, लेकिन ये फेल हो गई थी। और दूसरी ट्रेजेडी थी कैटिलाइन हिज कॉन्स्पिरेसी, ये भी फेल हो गई थी दोस्तों। शायद बेन जॉनसन को समझ में नहीं आ रहा था कि ऑडियंस का टेस्ट क्या था, रनेसा की ऑडियंस का टेस्ट क्या था। फिर जॉनसन ने पब्लिक थिएटर्स के लिए कॉमेडीज लिखना शुरू कर दिया। उस टाइम पर दोस्तों एक शराब खाना होता था मर्बेट नाम का, वहाँ पर ये सारे लोग, ऐसा कहा जाता है, जाकर मिलते थे। शेक्सपियर, जॉनसन, जॉन डन। देखो, ये एक पोर्ट्रेट है, ये एक पेंटिंग है जिसमें शेक्सपियर और जॉनसन आपस में कुछ बात कर रहे हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं थॉमस डेकर के बारे में। इनका सबसे फेमस वर्क है द शू मेकर्स हॉलीडे। लेकिन दोस्तों, ये जो प्ले राइट थे थॉमस डेकर, इनको पैसे की प्रॉब्लम की वजह से जेल भी हो गई थी। मतलब जेल में रहकर इन्होंने पैम्पलेट्स वगैरह लिखे थे। देखो, डेकर ने अपनी ज़िंदगी में पैसे की काफ़ी तंगी देखी, तो वैसा ही ये लंदन के कॉमन लाइफ पर लिखना पसंद करते थे, कॉमन लोगों पर। बाकी सारे लोग कोर्टली लाइफ को दिखाते थे, इंक्लूडिंग शेक्सपियर भी मतलब राजा महाराजाओं के बारे में लिखते थे, लेकिन ये कॉमन लाइफ पर लिखना पसंद करते थे। इसलिए थॉमस डेकर हमें पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी इनकी सारी लाइफ कोलैबोरेशन में निकली। अब मैं आपको बताता हूँ किट मार्लो के बारे में। क्रिस्टोफर मार्लो इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनके बारे में मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है। ये उन कुछ लोगों में से थे जिनको आप टैलेंट और किस्मत का नमूना कह सकते हो। कम उम्र में इनको सक्सेस मिल गई, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि फिलिप सिडनी के ससुर साहब जो थे फ्रांसिस वालसिंगम, उनकी फैमिली के साथ में इनके टर्म्स थे, स्पाई का काम किया था, स्पाई मास्टर की फैमिली के लिए इन्होंने। तो गवर्नमेंट के लिए स्पाई का काम करते थे, बहुत सारी सुविधाएं थी इनको। प्रीवी काउंसिल ने मार्लो को आसानी से एमए की डिग्री दिलवा दी थी, ऐसा कहा जाता है। और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान लंबी छुट्टियों पर भी चले जाते थे। बहुत लैविश फूड खाते थे, लैविश लाइफ जीते थे। शायद ये कनेक्शंस मार्लो की डेथ का रीज़न बने थे। जो वालसिंगम फैमिली थी, स्पाई मास्टर की फैमिली, उनका एक भतीजा था थॉमस वालसिंगम, उससे इनको पार्टनेज मिली थी दोस्तों। थॉमस वॉटसन, थॉमस नैश, जॉर्ज चैपमैन, क्रिस्टोफर मार्लो, ऐसे बंदों को उस बंदे ने, थॉमस वालसिंगम ने पार्टनर्स दी थी दोस्तों। और इसी आदमी के एम्प्लॉय ने ही मार्लो का मर्डर भी कर दिया था। मार्लो ने अपने करियर में सिर्फ 6 ड्रामाज लिखे थे दोस्तों, और 6 के 6 हिट थे दोस्तों। मार्लो अपनी सारी जिंदगी कंट्रोवर्सीज में उलझे रहे। इन्होंने एक ट्रांसलेटर का काम भी किया था, लेकिन जब इन्होंने ओविड के वर्क्स को ट्रांसलेट किया तो वो ट्रांसलेशंस बैन हो गई। बैंड कॉपीज को जला दिया गया पब्लिकली, क्योंकि जलाने वालों का ये मानना था कि मार्लो ने ट्रांसलेशंस में कुछ ऑफेंसिव मटेरियल्स को डाला था, इसलिए इसको जला दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक एथिस्ट थे, भगवान में नहीं मानते थे, शायद इसलिए। लास्ट में आपको मैं बताऊंगा रॉबर्ट ग्रीन के बारे में। इनसे कंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। इनके बारे में अगर मैंने नहीं बताया तो किसी के बारे में नहीं बताया एलिजाबेथन एज में। देखो, रॉबर्ट ग्रीन पैम्पलेट्स लिखते थे और अपने साथ वालों पर अटैक करते थे। तो उन्होंने शेक्सपियर के लिए लिखा था, फॉर देयर इज एन अपस्टार्ट क्रू ब्यूटिफाइड विथ और फीदर्स। रॉबर्ट ग्रीन शेक्सपियर को सिर्फ एक एक्टर मानते थे कि एक एक्टर कैसे यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स की बराबरी कर सकता है ब्लैंक वर्ड्स लिखकर। एक चीज आप जान लो कि रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर के लिए एक बड़ी यूनिक टर्म यूज की थी, शेक सीन, ये बताने के लिए कि वो सिर्फ एक एक्टर थे, सिर्फ एक एक्टर जो स्कॉलर्स की बराबरी कैसे कर सकते हैं। देखो, खून जलने की बू आ रही है ना 600 साल बाद भी। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये था कि मैं आपको कुछ नया बताऊं, कोई नई चीज बताऊं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिली होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।